वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। हर किसी को अब लग्जरी अपार्टमेंट में रहना पसंद है, क्रिएटिव रहना पसंद है, उनके घर क्रिएटिव होने चाहिए, ऑफिस क्रिएटिव होना चाहिए, लग्जरियस होना चाहिए। और साथ ही जितने भी आपके चाहे कैफ़े हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, हर कोई चाहता है कि एक इंटीरियर इतना ब्यूटीफुल हो कि लोग आजकल एस्थेटिक्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इसी को लेकर आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। स्वागत है आपका कृष्ण गोपाल मदान जी। सर, शुरुआत इसी से करते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक क्रिएटिव कंसल्टेंट भी हैं, बताते भी हैं चीज़ों को किस तरीके से बनाया जा सकता है, लग्जरी अपार्टमेंट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, कैफ़े हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, किस तरीके से आपने इस पूरी जर्नी की, इस ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत की? मैं 2010 में जयपुर में आया था जी। और उससे पहले मैं बेसिकली श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ जी। और आफ्टर 10th स्टडी के बाद में मैंने जितनी भी आगे की स्टडी करी है ग्रेजुएशन तक अपने बेस पर करी है। मैं 10th के बाद में ही जॉब करने लग गया था। 10th के बाद आप कौन सी जॉब कर रहे थे? 10th के बाद एक जिसको अपन कह सकते हैं किराना शॉप। अच्छा। तो किराना शॉप पर मेरा काम था, मतलब जैसे दाल चीनी और जितना भी राशन का सामान होता है उनको तोल के देना और ये सब करना। और मैंने 11th और 12th है जो अपनी जो मेरे को जॉब से जो मेरे को सैलरी मिलती थी जी। तो मैंने उसी से अपनी 11th और 12th कंप्लीट करी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर मैंने अपनी जॉब के बेस पे ही किया जो भी किया। बचपन से ही बिजनेस माइंडेड हैं आप? हाँ, बचपन से बिजनेस माइंडेड तो नहीं कह सकते, मतलब भी फैमिली बैकग्राउंड था, सारे मतलब बिजनेस में ही थे। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मेरे को मतलब 11th में जॉब करनी पड़ी। मतलब 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर मैंने जॉब में रहते हुए कंप्लीट किया और उसके बाद में कंटिन्यूटी में जॉब में ही रहा। और 2000 मतलब मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर लिया था एज ए अपन कह सकते हैं शेयर डीलर। मतलब जो क्लाइंट हमारे ट्रेडिंग करते थे तो उनकी जो स्टॉक की जो डीलिंग होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हैं या डीलर कह सकते हैं, श्री गंगानगर में मैं उसमें जॉब करता था। और 2009 के अंदर मैंने जयपुर में SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज़ ये कंपनी है, वहाँ एक एज ए फ्रेंचाइजी मैनेजर ज्वाइन किया मैंने। 2009 में मैं जयपुर आ गया था। 2009, 10, 11 कंटिन्यू मैंने एज ए राजस्थान हेड या आप कह सकते हैं फ्रेंचाइजी मैनेजर मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैं जयपुर में जॉब में था तो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा अगर जॉब में ही रहेंगे लास्ट तक तो वो हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए मैं जयपुर में आया हूँ। तो मैंने लीजिंग का काम स्टार्ट किया। लीजिंग मतलब स्टार्टिंग में मैंने रेंट का काम स्टार्ट किया था। मतलब किसी को जैसे गर्ल्स हैं उनको PG चाहिए या किसी को 2 BHK फ्लैट चाहिए, 3 BHK चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते मतलब 1-1.5 साल मैंने उसमें वर्किंग करी। उसके बाद मेरे को लगा थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए तो मैंने उसके लिए एक इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया। डिप्लोमा कहाँ से किया आपने? डिप्लोमा कैट सेंटर है मानसरोवर। ओके। तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। तो वहाँ पर जैसे जो हमारी सिविल की थ्योरी हमारे को स्टडी करवाते थे नवीन शर्मा जी, तो वो इंजीनियर भी हैं। तो उनकी जो साइट्स होती थी वो अपनी साइट्स पे अपने स्टूडेंट्स को विजिट करवाते थे। तो उनकी साइट्स पे विजिट करने जाता तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं पुट करता था उनसे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम कर सकते हो, यहाँ आपको सीखने का वो नहीं मिलेगा जो आपको प्रैक्टिकली मेरे पास सीखने को मिलेगा जी। तो मैं उनकी प्रताप नगर जो उनकी साइट थी तो कुछ टाइम मैंने वहाँ पर मतलब भी डेली सुबह जाता था या शाम को जैसे टाइम मिल जाता था भी सुबह अपना 2-3 घंटे वर्किंग करता था, क्योंकि मेरे को बिजनेस भी करना था, क्योंकि मेरे सेल्फ डिपेंड हूँ मैं। मतलब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे पे डिपेंड है। बिल्कुल। तो सुबह जैसे 2 घंटे वर्किंग कर लिए, फिर अपने इंस्टीट्यूट चला गया, फिर उसके बाद उनकी साइट्स पे चला गया, शाम को आके फिर मैं वर्किंग में लग गया। तो ऐसे करते करते प्रताप नगर की इनकी साइट फिनिश हो गई। उसके बाद में विद्याधर नगर में इनकी एक साइट थी। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आपको मैं 600 रुपीज़ पर डे दूंगा, आपको पूरा टाइम यहाँ देना पड़ेगा। तो मेरे को ये लगा कि मैं जब जयपुर में आया था मेरी 20,000 सैलरी थी। आज 4 साल बाद भी मैं वापस मतलब उससे भी डिमोशन हो गया एक तरीके डिमोशन हो गया। लेकिन मैं अंदर से एक चीज़ से खुश था कि मैं जो कर रहा हूँ
मैं अपने फ्यूचर को देखते हुए मेरे को भी क्या है, कई बार ये आपको अगर कुछ सीखना होता है तो सीखने के लिए आप जैसे आप फर्स्ट मतलब नर्सरी से लेके फाइनल ईयर तक आप स्कूल में जाते हैं, बिल्कुल, तो आपको स्कूल को उसके लिए फी पे करनी पड़ती है। तो मेरे को ये लगा चलो ठीक है, अपने को ना से अच्छा कुछ मिल रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। एक तरीके से आपको स्टाइफन मिला करता था। हाँ जी। तो मैंने वहाँ पे 2-3 महीने की वो साइट थी, मैंने वो साइट पे डेली सुबह 9 बजे घर से अपना टिफ़िन लेके निकलता था, दोपहर में वहाँ लंच करता और शाम को वापस। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोले एक और साइट है अपने पास में, वो काफ़ी बड़ी साइट है। तो एक फागी गांव है जयपुर से 30-40 किलोमीटर दूर, और फागी के पास में चकवाड़ा गांव है। तो चकवाड़ा में एक अपने जैन समाज का एक मंदिर बन रहा था। अच्छा। गुणसागर महाराज हैं, उनकी कोई समाधि बनाई हुई थी, तो वहाँ उनका कोई मंदिर बन रहा था। तो मेरे को बोले कि आपको इस मंदिर पे सुपरवाइजिंग का काम करना है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि 20,000 आपको सैलरी मैं दूंगा, प्लस 10,000 आपको मैं ट्रांसपोर्टेशन का दूंगा, आप डेली बाइक से इतनी दूर आएंगे जाएंगे। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, थोड़ा और अच्छा हो गया अपने लिए, थोड़ा सीखने को और मिलेगा। तो वो मेरी पहली साइट थी जो मैंने 0 से शुरू करी थी। तो जैसे वहाँ पर दीपावली का टाइम आया, तो दीपावली के टाइम पे मेरी 2 महीने की सैलरी इकट्ठी हो गई वहाँ पर जी। तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा सर मेरी 2 महीने की सैलरी हो गई, तो मैंने सैलरी इसलिए ले ली, मैंने कहा चलो ठीक है, दीपावली आ रही, तो हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दिवाली, तो मेरे को लगा भी इकट्ठा पैसा आएगा तो काम आएगा। तो मेरे को वो जो सैलरी मिली, तो उसमें क्या कुछ मतलब उसमें मेरे को जो उन्होंने पेमेंट दिया वो मतलब 60% 70% के आसपास दिया, 30% मेरा जो पेमेंट था वो रुक गया। तो मैंने उनसे वजह पूछी, तो वो बोले कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपना काम टाइम पे नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे को पेमेंट नहीं मिला। तो उन्होंने बिल्कुल अपनी तरफ से जेन्युइन बात बताई, बोली मेरे को। लेकिन मेरे को अंदर से ये एहसास हुआ कि अगर जॉब में भी रिस्क है तो हमको बिजनेस ही करना चाहिए। तो राजा पार्क में मैं रहता था, ये बात है 2012 की सॉरी। तो मेरे वहाँ पे एक नेबर हैं विकास अरोड़ा जी, उनका एल्यूमिनियम और टफन ग्लास का काम है। तो मैंने उनसे बोला कि भैया ऐसे करके मैं यहाँ जॉब करता था, तो अभी मैं वहाँ जॉब छोड़ चुका हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, हौसला रखो और खुद का शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, तो उनके क्या बेसमेंट में कुछ वॉल वगैरह थी, डिसमेंटल करनी थी। तो उस अंकल ने काफ़ी ट्राई किया, कोई उनको 8,000 बोल के जा रहा था, कोई 7,500 बोल के जा रहा था। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा अंकल आपका काम मैं कर दूंगा। तो बोले कितने पे लोगे? तो मैंने अपनी कैलकुलेशन लगाई उंगलियों पे, तो मैंने कहा 3,500 लूँगा। तो मेरे को लगा कि मैंने ज़्यादा ना बोल दी हूँ। मैं उनका फेस देख रहा था। उन्होंने बोला कि कब शुरू कर सकते हो? मैंने कहा आप बताएं। बोले कल ही शुरू कर दो आप। तो मैंने वो 3,500 में काम ले लिया। तो मैंने मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा टारगेट था कि अगर मैंने इस काम को 1 दिन से 2 दिन पे लेके गया तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। मैंने एक ही दिन में उस काम को फिनिश किया, लेबर को मोटिवेट किया कि इसको आज ही काम को करना है, मैं आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करूंगा। तो और लेबर ने मेरे कहने पे कर भी दिया। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, आप ये कह सकते हैं कि जिसमें सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था आपका। हाँ, मैंने उसमें 800 रुपये बचाए। लेकिन मेरे को उस 800 रुपये से इतनी खुशी हुई, मैंने कहा कि मेरा पहला प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया बिल्कुल मेरी नज़र में। तो फिर राजा पार्क में एक है हमारे मथुरा चाय वाले, काफ़ी मतलब उनका नाम है वहाँ पर। तो मैं उनके वहाँ उठता बैठता था अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में। तो उनको पता था मैं इसी लाइन में हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोले यार मेरे को मेरा घर बनवाना है। तो मैंने कहा बना दूंगा। तो मेरा एक दोस्त है विपिन, गुड़गांव रहता है, वो इंजीनियर है एक कंपनी में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ है, करीब 15-20 लाख रुपए का है। तो वो क्या मेरे जो बचपन का दोस्त है उसका छोटा भाई है। तो उसने बोला भैया प्रोजेक्ट कर दूंगा, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे तो मैं भी नहीं करवाऊँगा आपसे। तो मैं कोई बात नहीं, आप जयपुर में आओ। तो मैंने उनको डन कर दिया, मैं आपका प्रोजेक्ट ये कर दूंगा। करीब वो 17-18 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। तो मैंने मेरे दोस्त को बुलाया यहाँ पर, उसने पूरा हमने उसका मेजरमेंट वगैरह लिया। तो उसके बाद में उसने मेरे को डिज़ाइन में बताया भी अपन ऐसे ऐसे करके इसमें ये लोड ले सकते हैं। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे को थोड़ा सा क्रिटिकल लगा, क्योंकि वो मकान का जो साइज़ था वो 25-50 था।
लेकिन उसमें जो उनके बेटे हैं उन्होंने बोला मेरे को 20 फुट का इसमें फ्रंट ओपन चाहिए, उस गली में किसी का भी फ्रंट 20 फीट का ओपन नहीं था। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, बोले कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ जो समझता है वही बता सकता है उसके बारे में। बोले हो जाएगा भैया, इसमें ऐसे करके अपने को ये जो इसमें स्टील बार है ये एक्स्ट्रा लेना है 20 mm का और हो जाएगा, नो इशू। तो उसने मेरे को जैसे गाइड किया मैंने वैसे कर दिया। तो वो जब मेरे पास आता था ना, तो जैसे वो कभी बस से आ रहा है या शेयरिंग कैब से आ रहा है, गुड़गांव से आता था, तो वो मेरे से पैसे नहीं लेता था। तो मैं क्या करता था, एक एनवलप में कुछ पेमेंट डाल देता था, तो उसके बैग में डाल देता था। वो वहाँ जाके देते, बोले भैया ये क्या किया आपने? मैंने कहा मेरे को मालूम है तू नहीं लेगा, तो इसलिए मैं उसके बैग में डाल देता था। तो उसके वो मकान बनाने के बाद में मतलब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर अभी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इससे पहले आप क्या कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं? मैं करीब 30 से 35 ऑफिस रेडी कर चुका हूँ जी, और 17-18 के करीब मैं कैफ़े रेडी कर चुका हूँ, और करीब 30 से 35 में इंडिपेंडेंट हाउस जो है वो रेडी कर चुका हूँ, जिनमें कुछ मैंने रिनोवेट भी किए हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट किए हैं। उसके अलावा मैं लीजिंग पे भी फोकस कर रहा हूँ। और एक ये है कि मैं मेरे के जो क्लाइंट हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लीजिंग का काम करते हैं या प्रॉपर्टी में मैं सेल परचेज का काम करता हूँ, ब्रोकरेज सबको मिलती है, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ अपनी ब्रोकरेज पे होगा तो आप क्लाइंट को मतलब उनकी पसंद की चीज़ नहीं दिलवा पाओगे, राइट, पसंद की और जिसमें उनका अच्छा प्रॉफिट निकल के आए। तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं कोई भी अपने क्लाइंट को मतलब भी प्रॉपर्टी परचेज करवाता हूँ तो मैं पहले उसकी पूरी डीप स्टडी करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी लेने के पीछे रीज़न क्या है, मैं ये क्यों दिलवा रहा हूँ प्रॉपर्टी। और मैं कोशिश यही करता हूँ मैं उनको वही प्रॉपर्टी दिलवाऊँ जो मैं बेचने की हिम्मत रखता हूँ, राइट। अगर मेरे को बेचने का ही कॉन्फिडेंस नहीं है दोबारा तो मैं उनको दिलवाऊंगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा क्लाइंट्स को। क्योंकि मान लो आज मैंने क्लाइंट्स को प्रॉपर्टी दिलवा दी और करीब उन्होंने 3 महीने 6 महीने बाद बोले कि यार अब इसका क्या रेट हो गया। अब मैं अंदर से जानता हूँ कि मैंने उनको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलवाई है, आज के टाइम में उनका 1 करोड़ भी नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये कि मैंने क्लाइंट के साथ में चीट किया है। और एक मैं क्लाइंट को हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद ऑफर दे रहा हूँ, सर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलवाई थी, 1.15 में बेचनी है, 1.25 में बेचनी है। अब वो क्लाइंट का डिसीजन है वो कहाँ बेचना चाहता है। Exactly. लेकिन मेरा टारगेट ये होता है कि अगर मैंने उसको जितना मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ जितने की भी प्रॉपर्टी दिलवाई, मतलब कम से कम उसमें वो रिटर्न निकल के आए कि क्लाइंट अंदर से बोले कि हाँ सेटिस्फेक्शन हो एक हाँ तरीके मेरे से। को आपने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा दी। तो मैं इसके लिए क्या है कि जयपुर मैं करीब पिछले 1 साल से स्टडी कर रहा हूँ। जो जयपुर नहीं सॉरी पैन इंडिया की बात करेंगे हम, इंडिया की जो टॉप 10 ग्रोइंग सिटी है, राइट, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि उन सिटीज़ के अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ पर ऑप्शन है जो हम क्लाइंट को मतलब भी अपन लीज के अकॉर्डिंग देखें कि जिसमें उनको ROI अच्छा निकल के आए, और या हम उनको कोई प्लॉट्स वगैरह परचेज करवाएं जिसमें ROI अच्छा निकल के आए। तो मैं बेंगलुरु, हैदराबाद, धुलेरा, गिफ्ट सिटी, गुड़गांव, ऐसी टोटल 10 सिटी हैं जिन पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। बेंगलुरु में 2 बार विजिट कर चुका हूँ, हैदराबाद 1 बार विजिट कर चुका हूँ, और धुलेरा में मैं करीब 6-7 बार विजिट कर चुका हूँ, और गिफ्ट सिटी में मैं 6-7 बार विजिट कर चुका हूँ। धुलेरा के बारे में हम और जानना चाहें क्योंकि काफ़ी लोग जानते भी हैं धुलेरा के बारे में, और क्या खूबियाँ हैं धुलेरा में और क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं अब आने वाले उधर? मैम धुलेरा में मेरा पर्सनली जो है वो कोई मैं वहाँ प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, मैं वहाँ पर सिर्फ जो कर रहा हूँ सेल परचेज पे मेरा फोकस है वहाँ पर। क्योंकि धुलेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मोदी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और धुलेरा एक ग्रीन फील्ड सिटी है। मतलब 2 तरह का प्रोडक्शन होता है, जैसे एक ब्राउन फील्ड हो गया, एक ग्रीन फील्ड हो गया। ब्राउन फील्ड में क्या होता है, अपन कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे जयपुर एयरपोर्ट है, इसको हमने पूरा रिनोवेट कर दिया, तो इसको अपन ब्राउन फील्ड में काउंट करेंगे। एक ये है कि हम ग्रीन फील्ड का मतलब ये है कि जीरो से काम शुरू हो रहा है उसमें, राइट। तो जो धुलेरा है वो एक मतलब भी हाइट आप ये कह सकते हो कि आने वाले टाइम की हाईटेक सिटी है, क्योंकि धुलेरा के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल अलग से नया एयरपोर्ट बनाया है। धुलेरा के लिए अहमदाबाद से करीब 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है धुलेरा और अहमदाबाद में, उसके लिए स्पेशल एक्सप्रेस वे बनाया है मोदी गवर्नमेंट ने। और जो हमारा अपने सेमीकंडक्टर का प्लांट है
इंडिया का जो पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट है जो टाटा ग्रुप लेके आ रहा है वो भी धुलेरा में आ रहा है। टाटा पावर के ऑलरेडी वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब भी सौर ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट है वहाँ चल रहा है। और यशवंत सिन्हा के बेटे हैं जो रीन्यू के नाम से उनकी कंपनी है जो सौर एनर्जी पे ही वर्किंग करती है, उनका भी वहाँ फंक्शनल हो चुका है। तो धुलेरा के उसके अंदर अलग अलग टाउन प्लानिंग है। ओके। तो TP1, TP2, TP3, TP4 ऐसे करके, और एक गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक्टिव जोन बनाया है। जितनी भी अभी कंपनी आ रही हैं उन सबको एक्टिव जोन के अंदर गवर्नमेंट जो है स्पेस प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन गवर्नमेंट उनसे पहले टारगेट लेती है, वो उनसे पूछती है कि आप कितने जॉब क्रिएट करेंगे और सब कुछ। जब विज़न कंपनी अपना बताती है, जब सब कुछ अपना मैच हो जाता है, उसके बाद में गवर्नमेंट उनको जो है वहाँ लैंड अलॉट करती है। लैंड प्राइसिंग भी बहुत हाई होगी फिर वहाँ पे? नहीं मैम, आप ये कह सकते हैं कि जयपुर में जो भी प्राइजेज हैं उसके ये कह सकते हैं कि ओनली 10% प्राइजेज है वहाँ पर। सिर्फ 10% है, लेकिन अभी तो वो हाईटेक, आपने बताया कि आप हाईटेक हाईटेक बनने वाली है। और ये मैम 30 साल का प्रोजेक्ट है ये जी। और अभी इसको करीब 12-13 साल हुए हैं, 17 साल और पड़े हैं। और मेरे को ये लगता है कि मैं मेरे क्लाइंट को चाहूँगा कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो धुलेरा, गिफ्ट सिटी और बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु जो है बेंगलुरु जो सिटी है वो काफ़ी कंजेस्टेड हो गई है। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट बनाया है वो करीब बेंगलुरु सिटी से 30 किलोमीटर बाहर बनाया है। राइट। तो जो एयरपोर्ट और बेंगलुरु के बीच का 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं। वाइट फील्ड सिटी है बेंगलुरु में। और दूसरा मैंने ये देखा कि मैंने वहाँ से लोगों से भी पूछा तो भी बेंगलुरु को लोग इतना क्यों प्रेफर करते हैं, मोस्टली IT कंपनी बेंगलुरु में क्यों है। राइट। तो एक तो बेंगलुरु में क्या है, जो अपनी लिटरेसी दर होती है, मतलब लिटरेसी रेट, राइट, हाँ लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। और दूसरा जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, मतलब अपन मौसम के क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छे हैं वहाँ के। राइट। मतलब वहाँ पे पूरा साल ही मतलब एक जैसा वेदर रहता है। मैं अभी लास्ट मंथ दिसंबर में गया था मैं, तो मेरे को वहाँ पे एहसास नहीं हो कि यहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल मौसम लगा। मैं यहाँ से पूरा पैक करके गया था अपने ब्रीफ केस को कि ये भी लेके जाऊँगा, मतलब जैकेट सूट सब लेके गया मैं यहाँ पे। ना तो मैंने वहाँ पे जैकेट पहना, ना मैंने कभी वहाँ पे सूट पहना। सेम मेरे साथ भी यही किस्सा हुआ था। मैं भी पिछले साल आई गेस 2 साल पहले गई थी, तब जून जुलाई में मैं सोच के गई थी कि सर्दी के कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, हम राजस्थान से हैं सर। तो वहाँ पे पता लग रहा है थोड़ा मौसम ठंडा है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मॉडरेट टेम्परेचर। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग बैंगलोर इज़ अ नाइस प्लेस टू लिव एंड टू इवन आप वहाँ पे जाके चीज़ें भी कर सकते हैं। IT सेक्टर वहाँ आपका बहुत बूम पर है। इसके अलावा सारी कंपनीज़ वहाँ पर सेटल डाउन होना चाहती हैं, वर्क करना चाहती हैं। सर आपका एक प्रोजेक्ट है टंकी प्रोजेक्ट, वो क्या है और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैम टंकी प्रोजेक्ट ये है कि जैसे आपकी कोई लैंड है, आपने बोल दिया कि मेरे को इसमें ऑफिस रेडी करके देना है या घर रेडी करके देना है, तो मैं उसको फाउंडेशन से लेके मतलब 1, 2, 3, 4 महीने जितने भी हैं उसका सिविल वर्क प्लस उसके अंदर का इंटीरियर वर्क, वुडन वर्क, पैनलिंग वर्क, जितना भी उसके अंदर कलर वर्क जो भी काम होना है वो सारा कंप्लीट करके आपको मैं आपके हाथ में चाबी हैंड ओवर करूँगा। तो ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में हम टंकी प्रोजेक्ट करते हैं। मैं काफ़ी सारी कंपनीज के साथ, जैसे राजस्थान पत्रिका है, SBI म्यूचुअल फंड है, सिको लॉजिस्टिक है, और भी मार्की मोमोज हैं जिनका करीब में 10 कैफ़े हैं जो अभी तक, रेस्टोरेंट हैं जो मैं अभी तक रेडी कर चुका हूँ। राइट। सिको लॉजिस्टिक कंपनी है जिसके मैं करीब 10-12 अभी तक ऑफिस हैं जो मैं रेडी कर चुका हूँ। क्योंकि आपको काम मिलता है, आपके जो आपने अभी तक वर्क किया है, क्लाइंट उससे कितना सेटिस्फाई है। अगर आप क्लाइंट को सर्विस प्लस क्वालिटी दोनों दे रहे हैं, क्योंकि आपने क्वालिटी दे दी लेकिन आप सर्विस नहीं दे रहे। अब आपने क्लाइंट को बोल दिया कि मैंने ये जो लाइट लगाई है 2 इयर्स वारंटी में है ना, आपने लाइट्स लगा दी और क्लाइंट आपको 6 महीने बाद बोल रहा है कि लाइट नहीं चल रही। अब वारंटी में आपको तो कुछ करना भी नहीं है, करना तो लेबर को है, लेकिन आप उसमें ये सोच रहे हो यार लेबर को मैं इस साइड से डिस्टर्ब करूँगा, वहाँ जाएगा, या आप उसके कॉल पिक नहीं कर रहे, क्लाइंट उसके लिए परेशान हो रहा है, हालांकि आपका लगना तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट भी नोटिस करता है कि उसको प्रॉपर सर्विस भी मिलती रहे। तो मेरा फोकस दोनों पे रहता है कि क्लाइंट को हमने ऑफिस रेडी करके दे दिया या कैफ़े रेडी करके दे दिया, घर रेडी करके दे दिया, उसके बाद में अगर विद इन ईयर कोई कंप्लेन आती है आपको, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट कर दूँ।
क्योंकि अगर मैं उसको सॉर्ट नहीं करूँगा तो क्लाइंट मेरे लिए नेगेटिव होता जाएगा, तो वो चीज़ मेरे बिजनेस के लिए भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, ये तो है ही। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपका जो टंकी प्रोजेक्ट है, क्या लगता है उसमें लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अभी के समय में? क्योंकि देखिए, बिजी स्केड्यूल होता है सबका, बिजी लाइफ है, किसी के पास उतना समय नहीं है कि अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके खड़ा हो जाए और फिर वो पूरे टाइम देखता रहे कि किस तरीके से बन रहे हैं, घर बन रहा है और हर चीज़ देखी जा रही है, सामान लेकर आ रहे हैं। क्योंकि पहले के अगर समय की हम बात करें सर, तो हमारे जो पेरेंट्स थे या हमारे जो दादा परदादा थे वो खड़े होकर घर बनवाया करते थे। अब पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो दे दिया जाता है कंपनी को। जैसे आपने भी बताया, आपका खुद का टंकी प्रोजेक्ट जो है वो इसी के मद्देनजर काम कर रहा है, तो लोग कितना अपना व्यू पॉइंट दे पा रहे हैं इसको लेकर? मैम क्या है, आज के टाइम में आप ये कह सकते हैं कि जो समय है जी, सबके पास में समय की शॉर्टेज है। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे थे कि जो पुराने लोग थे वो अपनी प्रेजेंस में मकान को बनवाते थे, उसका रीज़न ये था कि वो चाहते थे कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और हमारे काम में यही एक खास बात है कि हम सामने वाले से जो भी काम करते हैं वो सब लिखित में करते हैं, उनको लिखित में देते हैं कि हम इसमें सीमेंट और जो सैंड है उसका ये रेशो यूज़ करेंगे और इतने की हम गिट्टी यूज़ करेंगे, और मतलब जो भी चीज़ है हम सब लेट डाउन, मतलब ये एक पेपर में नोट डाउन कर लेते हैं। और उनसे जब एग्रीमेंट करते हैं, जब आपकी एक एक चीज़ आप मतलब ये अपने एग्रीमेंट में लिख लेते हैं, राइट, और पूरा कंप्लीट एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो उससे क्या क्लाइंट भी एक सेटिस्फाई रहता है कि हाँ, मेरी वायर इस कंपनी की है, स्विच इस कंपनी के हैं, लाइट्स इस कंपनी की हैं, पेंट इस कंपनी का हो रहा है। जब आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया तो क्लाइंट्स टंकी प्रोजेक्ट में जाना पसंद करते हैं। क्यों? अगर मान लो आपका 1 साल का प्रोजेक्ट है, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है या बिजनेस क्लास है, आपको अपना 50% जॉब में देना पड़ेगा और 50% आपको अपने मकान में देना पड़ेगा। आपने मंथली 50,000 का लॉस किया, मैं तो ये मानूंगा उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस में भी उससे लॉस होगा। मैं ये नहीं अपन ये नहीं कह सकते कि आज लॉस होगा। हो सकता है आप 4 नए क्लाइंट को जोड़ लेते उतने टाइम के अंदर, आपने वो क्लाइंट खो दिए, बिल्कुल, प्लस आपने काफ़ी सारी आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जिस पे आपने फोकस ही नहीं किया। क्योंकि आदमी काम में जब भी सक्सेसफुल होता है जब वो फोकस्ड हो। राइट, अगर आप फोकस नहीं है तो मैंने देखा है कि अगर 2 नाव में सवार हैं तो आप ना तो इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी काम करें वो अपन फोकस करें। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जो मेरे को ये बोलते हैं, यार तुम काम कम करते हो, खर्चा ज़्यादा करते हो। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, भी जो मैं रिस्क ले रहा हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, मैं जब रिस्क लेता हूँ तो मैं बहुत रेयर सलाह लेता हूँ। मैं जो भी डिसीजन लेना होता है सेल्फ डिसीजन लेता हूँ, चाहे मेरे को उसमें लॉस हो। मैं ये नहीं कहता मेरे को लॉस नहीं हुआ, मैंने काफ़ी सारा लॉस भी किया बिजनेस के अंदर, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। बिजनेस का कहते हैं एक रूल होता है, नो पेन नो गेन। हाँ, तो मैंने काफ़ी सारा लॉस भी किया है अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो क्योंकि क्या होता है कि आपकी यहाँ से यहाँ तक की आपने जर्नी तय करनी है, वो आपके 10 मतलब ये मान लीजिए कि कोई आपकी 10 ईयर की जर्नी है, कि एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके जो 6 साल संघर्ष के हैं, वो 6 साल में आप ये कह सकते हैं कि आपने अपना एक्सपीरियंस भी ले लिया, लॉस भी देख लिए, सब कुछ कर लिया। वो जो आगे के 4 साल हैं, हो सकता है जो आपने 6 साल में नुकसान खाया है उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना उस 4 साल में ही कवर कर ले। तो मैं अपनी इसी थ्योरी पे चलता हूँ कि अगर मेरे को लॉस भी लगा है किसी काम में तो मैं उससे डिमोरलाइज नहीं हुआ, डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने उसको अपने एक ये कह सकते हैं कि मेरे को ये लगता है कि मैंने उससे कुछ ना कुछ सीखा है, मेरे को सीखने को मिला है। तो अभी जैसे मैं लीजिंग का भी काम कर रहा हूँ, टंकी प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, और जैसे जो इंडिया की टॉप 10 ग्रोइंग सिटी है उन पे वर्किंग भी कर रहा हूँ। ये सब मैं काम अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर को देखते हुए कि मेरे को कई बार ये होता है कि आप घर से तो निकल पड़े लेकिन आपको मालूम ही नहीं आपको जाना कहाँ है। तो मैंने पिछले 10 साल में ये सीखा है कि मेरे को अगले 20 साल में क्या करना है, वो मेरे को आज मेरा विजन क्लियर है। लॉन्गर गोल्स, हाँ, मेरे लॉन्गर गोल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। मेरे पास इससे नेक्स्ट जो मेरा विजन है वो भी क्लियर है। लेकिन मैं उसको अपन जब नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली सर। क्या लगता है कि जब कोई घर बनता है या कैफ़े बनाते हैं, कोई ऑफिस हम खोलते हैं, क्या कलर्स मैटर करते हैं? हाँ मैम, काफ़ी हद तक कलर्स मैटर्स करते हैं। जैसे अपन आज कैफ़े की बात करें तो कैफ़े में जो थीम चल रही है वो थोड़ा सा डार्क शेड में जाना पसंद करते हैं,
और अगर आप ऑफिस बना रहे हैं तो ऑफिस में मतलब ये मान लीजिए कि 80 to 90% जो होता है, जो कलर्स होते हैं वो हम लाइट्स कलर यूज़ करते हैं, और 10% होता है भी कहीं अपन हाईलाइट ले लें तो अपन कलर एक वॉल का कलर चेंज ले लें या थोड़ा सा ऐसे। और जो घरों के अंदर है वो क्या है कि हम क्लाइंट्स को सलाह तो देते हैं लेकिन वहाँ हमारी चलती कम है। वो इसलिए क्योंकि घर में क्या एक सिंगल पर्सन का डिसीजन नहीं होता। बिल्कुल। तो घर में जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, हमारे से पूछते हैं तो हम बता देते हैं कि ये कलर सूट करेगा, लेकिन जहाँ वो बोलते हैं नहीं हमारे को इसमें जाना है तो वहाँ हम चुप हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम बनाने के बाद में क्लाइंट बोले नहीं मेरे को तो ये पसंद था, तो हम चाहेंगे कि जो उनके व्यू हैं उसको भी हम मतलब नज़रअंदाज नहीं, जो हमारे को ये लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ही ओड लगेगा वो हम उनको बोल देते हैं नहीं सर ये बिल्कुल जमेगा नहीं यहाँ पर। जहाँ लगता है भी हाँ थोड़ा सा चल सकता है वहाँ हम उनकी बोल देते हैं हाँ सर ये अपन कर सकते हैं। सर वास्तु भी मैटर करता है कहीं ना कहीं? मैं पहले के टाइम में तो नहीं करता था, लेकिन आज के टाइम में कहूँगा कि जो आज की जनरेशन है वो वास्तु को ज़्यादा फॉलो करती है। सर आपकी कंपनी के बारे में आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? मैंने 2011 में अपनी फर्म स्टार्ट करी थी जिसका नाम है आपके लिए। अच्छा, और आपके लिए हाँ, मतलब आपके क्या सोचा आपने इसके पीछे, मतलब नाम के पीछे क्या थॉट था? मेरे एक फ्रेंड हैं यादविंदर सिंह, वो जो आज ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जी, तो उनसे मैंने राय करी क्योंकि मैं पहले जो भी काम करता था ना उनसे राय करता था। तो मैंने कहा भैया मैं ना अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई ऐसा नाम बताओ कि जो सामने वाले को लगे कि यार बहुत ही अच्छा नाम है ये, थोड़ा रिस्पेक्टफुल भी हो। तो उन्होंने बोला आपके लिए। तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा आपके लिए, बड़ा रिस्पेक्टफुल नाम चाहिए ना। मैंने कहा बोले आपके लिए, तो यही नाम रख दिया हाँ। आपके लिए। तो मैंने 2011 में जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 11 लास्ट में, तो मैंने आपके लिए नाम रखा। तो फिर मेरे को ये लगा कि यार ये नाम थोड़ा कॉमन भी ना हो जाए कहीं पे, कॉमन मतलब भी कोई और भी यूज़ ना कर ले उसको। तो मैंने उसका ट्रेडमार्क भी ले लिया उस टाइम पे। तो 5-7 साल बाद में मैंने उनसे जिन्होंने मेरे को ट्रेडमार्क दिया था, चंद्रशेखर जी हैं उनका नाम, तो मैंने उससे मैं कहा सर ट्रेडमार्क तो ले गए, इससे ऊपर भी कुछ होता है कि कोई अपना थीम वगैरह भी कॉपी ना कर ले। उन्होंने बोला सर कॉपीराइट्स ले लो आप। तो मैंने फिर उसके लिए कॉपीराइट्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो अभी जो मैंने ट्रेडमार्क लिया था वो 2-3 साल बाद मेरे को रजिस्टर्ड हो गया था, मतलब रजिस्टर्ड में कन्वर्ट हो गया था। और फिर मेरे को 2021 में मेरे माइंड में चंडीगढ़ गया हुआ था कोई प्रोजेक्ट करने, सिकोलॉजिस्टिक का ऑफिस रेडी करने के लिए गया था कंपनी का। तो वहाँ पर मेरे को माइंड में आया कि मेरे को थोड़ा सा जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। तो वहीं से ही आप ये कह सकते हो कि ये अगस्त 2021 जुलाई 2021 की बात है। मतलब एल्क्विलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरे माइंड में एक थॉट आई कि मेरे को लीज के काम में भी आगे बढ़ना है, टंकी प्रोजेक्ट भी करना है, तो कुछ थोड़ा सा ऐसा नाम हो कि जो मतलब भी थोड़ा एंटीक भी हो, लोग कनेक्ट कर पाए, लोग कनेक्ट कर पाए। तो मैंने मेरी डॉटर की हेल्प से तो उसको बोला बेटा मेरे को ये बताओ अपन लीज का भी काम करना चाहते हैं फोकस होके। तो बोली पापा मैं आपको सर्च करके देती हूँ। तो उसने मेरे को बोला एल्क्विलर। मैं कहा ये क्या मतलब? बोले स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है लीज। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने तुरंत ही उसका एल्क्विलर का डोमेन परचेज कर लिया, वही फिर मैंने ट्रेडमार्क भी ले लिया और उसकी एक कंपनी बना ली। और फिर मैंने उसमें पहला प्रोजेक्ट जो था, जो सिकोलॉजिस्टिक कंपनी है, मैंने उनको बोला मैं कहा सर मेरा लीजिंग का भी काम है, तो ठीक है हमारे को अपना आप चंडीगढ़ में एक जगह दिलवाओ। तो मैं चंडीगढ़ में उनके लिए मैंने खुद जाके जगह सर्च करी, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको मतलब प्रॉपर्टी परचेज मतलब भी रेंट पे लीज पे दिलवाई मैंने उनको। तो मेरा जो लीजिंग का जो पहला प्रोजेक्ट था वो मैंने एल्क्विलर इंडिया में लिया। और जो जो मैंने उस ट्रंकी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था उनके, वो मैंने आपके लिए में किया। तो अब मेरी एक फर्म आपके लिए के नाम से है और एक कंपनी है एल्क्विलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। सर आप कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ व्यू पॉइंट देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? तो मैं व्यूअर्स के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप उसमें कोशिश कीजिए कम से कम जो रोड साइज है वो 40 फीट हो, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हर घर में गाड़ी होगी, अभी भी है, लेकिन आने वाले टाइम में मतलब सबसे जो मेजर आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी पार्किंग की। राइट। जो मैं आज राजा पार्क में और इधर फेस करता हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम राजा पार्क रहा हूँ, अब जगतपुरा शिफ्ट हो गया हूँ, तो राजा पार्क में देखता हूँ हर गली के अंदर यही समस्या है। तो कम से कम जो आपकी रोड है वो 40 फीट होनी चाहिए। और दूसरा उसकी जो फेसिंग है
वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ईस्ट और नॉर्थ की होनी चाहिए। सेकंड आप वेस्ट में जा सकते हो, और लास्ट अगर कुछ नहीं मिलता और वास्तु को बहुत ज़्यादा आप नहीं मानते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप प्रॉपर वास्तु के हिसाब से अगर बनवा रहे हैं तो आप साउथ में जा सकते हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों में इतना बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो साउथ में ही है। हाँ, तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि जो साउथ फेसिंग होती है वो अच्छी नहीं होती। हमारे राजा पार्क में मैंने देखे बहुत सारे मेरे ऐसे कस्टमर हैं जो मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका जो घर का फेसिंग है वो साउथ फेसिंग है। तो इसलिए मैं इतना बिलीव नहीं करता भी। आप कोई भी अपने लिए घर बना रहे हैं तो कोशिश यही करें कि वो प्योर रिहायशी एरिया हो। बिल्कुल। भी अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं, अगर आपका पर्पस ये है कि नहीं मेरे को वहाँ से बिजनेस भी करना है, तो फिर आप 60 या 80 फीट रोड पे अपने लिए देख सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि मिनिमम 60 फीट रोड पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें और मकान का जो साइज है वो मिनिमम मतलब 25 फीट का फ्रंट होना चाहिए, जिसमें थोड़ा अच्छा लुक निकल के आता है। और अगर 30, 40 और 50 का है तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि जितना अच्छा उसका साइज होगा उतना अच्छा लुक निकल के आएगा। वो सारा आर्किटेक्ट का काम है। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए और अपना समय देने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। ऐसे और भी पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।